Okay, good afternoon. Okay, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर? तो आज हम लोग मल्टीपल एलील के बारे में डिस्कस करेंगे। संस्कृति पांडे, ये आप डिलीट करिए जो आपने स्क्रीन पे को डिस्टर्ब किया है। सर अभी क्लास चल रही थी, इसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए आ रहे बच्चे। ठीक ठीक। स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील के बारे में। मल्टीपल एलील। अगर देखो अगर हम जीन्स की बात करें तो किसी भी जीन्स का एक यूनिक करेक्टर होता है। जीन गवर्न द करेक्टर, और उस जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर ये अल्टरनेटिव फॉर्म मोर देन 2 एलील्स, more than 2 allele for a one gene, this condition is known as multiple allele. मल्टीपल एलील्स के केस में जो जीनोटाइप्स की बात करें, जीनोटाइप तो n/2 n+1 where n is equal to number of allele. For example, if the any genes have a 2 alleles, अगर किसी जीन के पास 2 एलील्स हैं तो n is equal to 2 divided by 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। 2 में तो मल्टीपल होएगा नहीं, 2 से ज्यादा 3 एलील लेते हैं, 3 एलील्स। सर प्लीज रिपीट करिए एक बार। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मल्टीपल एलील्स का जो कंसेप्ट है, अब मैं इस मीटिंग को, मैं जब मीटिंग एंड हो जाएगी 40 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, इसी मीटिंग को हम फर्दर फिर से जनरेट करेंगे इसी लिंक पे, ठीक है? उसकी चिंता मत करिए, मैं उसको पूरा कि एक क्लास प्रॉपर रन होना चाहिए, जो भी डिस्कशन जो डाउट होंगे बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो मल्टीपल एलील का कंसेप्ट यही है, आप अगर कोई जीन्स किसी भी जीन के 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म हो, जीन्स हैविंग मोर देन टू एलील्स, तो दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टीपल एलील। हमने मल्टीपल एलील के केस में हम जीनोटाइप निकालने की मतलब कंसेप्ट बता रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइप इन द मल्टीपल एलील्स। तो दिस इज n/2 n+1, दिस इज ए 4। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 12 मल्टीप्लाई 12/2 कितना हो जाएगा 6। तो 6 जीनोटाइप
6 जीनोटाइप पॉसिबल 6 जीनोटाइप व्हेन नंबर ऑफ एलील कितने होने चाहिए 3। उसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू अगर हम 3 लिया तो 6 आया, अगर हम n की वैल्यू 4 ले लें, 4 मतलब हो गया कि हाउ मेनी एलील्स 4 ले लोगे तो कितना हो जाएगा 4 सॉरी एक सेकेंड अगर आप 4 ले लोगे हाँ अगर 4 ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि n+1 है ना, डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 10 जीनोटाइप्स 10 जीनोटाइप्स। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो मल्टीपल एलील के बारे में मैंने आपको बताया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप डिस्कस कर लीजिए कि मल्टीपल एलील का कंसेप्ट क्या हो गया, इन द सेम लोकाई अगर हम मोर देन 2 एलील्स आर प्रेजेंट विद इन ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स लोकस हैज ए मल्टीपल एलील्स। मतलब जो मल्टीपल एलील की जो एग्जिस्टेंस होगी वो पॉपुलेशन में होगी, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द वन इंडिविजुअल्स, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल्स में 2 से ज्यादा एलील एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी लोकस है, लोकस क्या है, एक वो पोजीशन है जहां पे कोई भी एलील एग्जिस्ट करते हैं ना। अब कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम मान के चले, ये एक क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, तो एक लोकस यहाँ पे ले लेते हैं, एक लोकस तो पूरा कितने एलील ले सकते हैं, किसी भी लोकस में 2 ही एलील एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, 2 से ज्यादा एलील तो रह नहीं सकते। तो मल्टीपल एलील के लिए आपको 2 से ज्यादा एलील कंसिडर करने पड़ेंगे, इसके मतलब ये कंडीशन मिल सकती है पॉपुलेशंस में। मल्टीपल एलील इवॉल्व इन नेचर ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन इंडिविजुअल विद इन द पॉपुलेशन कैरी 2 एलील्स, मतलब पॉपुलेशंस में कोई भी अगर एक इंडिविजुअल को कंसिडर करेंगे तो 2 ही एलील्स होंगे, while multiple allele exist only in the population, केवल पॉपुलेशन में ही मिलेंगे, कभी भी आपको एक इंडिविजुअल में मल्टीपल एलील की कंडीशंस नहीं मिल सकती है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पर देता हूं, जो मल्टीपल एलील है ये एक प्रकार मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। Monogenic inheritance means one gene, one character, one gene, one character, monogenic inheritance, ठीक है, one gene, one characters। तो the inheritance of the character of the multiple alleles is no different from the inheritance of character recorded by the 2 alleles। मतलब कोई भी डिफरेंस, मतलब इनहेरिटेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे कोई करेक्टर मल्टीपल एलील से हो, कोई भी जीन्स, और चाहे वो आपका करेक्टर आपको 2 एलील से हो, बस क्या होगा कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इज ग्रेटर एंड फिनोटाइप पॉसिबल। मतलब अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या डिफरेंट हो सकता है, एक डिफरेंस की बात करें, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, क्या एक कोई डिफरेंस क्या मिल सकता है, जो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। अगर मल्टीपल एलील की बात करें तो क्या डिफरेंस हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए कोई जीन है, ठीक है, अब जीन्स के अगर 2 एलील्स हैं, इस जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म हैं, तो ये इसको हम लोग मल्टीपल एलील नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, डाई एलीलिक। अगर जीन के किसी भी जीन के 2 से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा एलील्स हैं, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, आप बता सकते हो कमेंट करके, ये आ जाएगा मल्टीपल एलील में आ जाएगा। तो मल्टीपल एलील
और डाई एलिक में दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे जीनोटाइप, पॉसिबल जीनोटाइप ज्यादा होंगे, पॉसिबल फिनोटाइप ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना फार्मूला के बेसिस पे, फिनोटाइप भी ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा एलील्स होंगे तो फिनोटाइप भी ज्यादा हो सकते हैं। किसके कंपेयर में? डाई एलिक। अगर कोई जीन डाई एलिक है तो यहां तक आप समझ गए पूरा कंसेप्ट। ये तो मैंने आपको बताया था ना हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइप, n plus 1 divided by 2. This is a formula to calculate the possible genotypes. n क्या है यहाँ पे? n क्या मानोगे आपको? n है नंबर ऑफ एलील्स। चलिए कमेंट में जल्दी बताइए, यहाँ तक समझ में सबको आया? यहाँ तक समझ सबको आया? मल्टीपल एलील का यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया सभी को? ओके 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 चलिए तो अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम लोग हैं, मल्टीपल एलील के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था एक बेसिक मल्टीपल एलील के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स हैं आप हमेशा याद रखिएगा। मल्टीपल एलील मोर देन 2 एलील्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इन नेचर इवॉल्व ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन। तीसरा पॉइंट क्या होगा? मल्टीपल एलील एग्जिस्ट ओनली इन पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? मल्टीपल एलील डिफर फ्रॉम द डाई एलील। इन ए मल्टीपल एलील नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप इज ग्रेटर वैरायटी। जितने ज्यादा एलील्स होंगे उतना क्या होगा? वेरिएशन होगा, उतने वैरायटी होंगे उस लोकस में। कोई भी लोकस, अब एक एग्जांपल के रूप में आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई भी लोकस अगर वो मल्टीपल एलील से हो तो उसमें नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी ज्यादा होगी ना, हेटेरोजाइगोसिटी ज्यादा होगी। इस कंसेप्ट को अभी आप समझ सकते हो। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग समझ लेते हैं मल्टीपल एलील्स के, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है डक फेदर्स पैटर्न। ये एक एग्जांपल है जो मल्टीपल, देखो आप जरा समझने की कोशिश करिए। ये एक जो पैटर्न है डक फेदर पैटर्न जो है, ये एक करेक्टर है ना, दिस इज करेक्टर, ये एक करेक्टर है और वो भी क्या है? वन करेक्टर है, एक वन करेक्टर है। दिस इज ए वन करेक्टर। अब वन करेक्टर्स के लिए यहाँ पे जो एलील्स हैं कितने हैं? 3 एलील्स हैं। एक एलील है MR, दूसरा एलील है कैपिटल M और तीसरा एलील है MD। हालांकि इस एलील का जो फिनोटाइप है डक फेदर्स में वो है रेस्ट्रिक्टेड। इसका जो फिनोटाइप है वो है मैलॉर्ड और इसका जो फिनोटाइप है ये है डस्की। अब मुझे कमेंट करके बताइए, 3 एलील्स हैं तो हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप? 3 एलील्स के लिए कितने जीनोटाइप आएंगे? जल्दी बताइए। अभी मैंने बता चुका हूं कैलकुलेट करके कितने जीनोटाइप्स आएंगे। 3 एलील के लिए 3 जीनोटाइप्स आएंगे। अभी बताया था ना आपको हाउ टू कैलकुलेट द जीनोटाइप, n plus 1 डिवाइडेड बाई 2। अब n क्या है? नंबर ऑफ एलील 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 6 आएगा ना, 6 आएगा। तो कुछ लोग 3 कैसे कैलकुलेट कर लिए? ठीक, हाँ 6। वेरी नाइस, आप सही है यातिका, प्रफुल्ल। चलिए ये तो 6 हो गए ना। इसी तरीके से कितने भी भाई क्या जरूरी है कि तो 3 का एग्जांपल है, 4 एलील भी हो सकते हैं, 5 एलील भी हो सकते हैं। तो आप इसी तरीके से नंबर ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप्स? देखो अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन को अगर फॉलो करें, देखो जरा इस कंडीशन को फॉलो करें तो आपको जितने एलील्स होंगे, मतलब कहीं ना कहीं हर एलील एक दूसरे एलील से डोमिनेंट एक्ट में है। मतलब कहीं ना कहीं एक एलील दूसरे एलील में आपको यहाँ पे डोमिनेंट एक्ट में है। आपको पता होगा एक मेंडल का कंसेप्ट है, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस।
देखो एम आर इज डोमिनेंट ओवर एम एंड एम इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल एम एंड डी। तो यहाँ पे कितने फिनोटाइप आएंगे? 3 फिनोटाइप, 3 फिनोटाइप आएंगे। ये बात समझ में आया सबको? 3 फिनोटाइप आएंगे, ये बात समझ सबको आया? चलो ये बात सभी को समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं 3 फिनोटाइप्स आ गए। एक कंसेप्ट है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, यस यस। चलिए अगर मैं इसी कंसेप्ट को कुछ इस तरीके से कर दें, जैसे मान के चलते हैं, मैं उसको अलग से बता रहा हूं, बस आपका मैं आंसर जानना चाहूंगा। मान लेते किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए 3 एलील्स हैं, और एलील मान लीजिए A1 है, A2 है और A3। हम इस एग्जाम्पल के साथ बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या है कि ये जो एलील है आपको ये डोमिनेंट है, और ये आपस में जो एलील्स हैं, ये A2 और A3 जो हैं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हैं। तब बताओ कितने बनेंगे फिनोटाइप्स? किसी कोई आंसर दे सकता है? मतलब इन दोनों के बीच में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमने इसको एरो बराबर बना दिया। हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप? जीनोटाइप तो निकल जाएंगे आसानी से, जीनोटाइप तो नहीं रहेंगे। अब फिनोटाइप कितने आएंगे? अब देखो ध्यान से, ये एक कंसेप्ट मैंने आपको एक कॉम्पिटिटिव एक कंसेप्ट बताया है, जिससे आपको एग्जाम में मदद करेगा। जब कभी इस तरीके का क्या कहते हैं कंडीशन हो, देखो जितने एलील्स हैं तो उतने के लिए होमोजाइगस बनेगा, तो वो तो फिनोटाइप आ ही जाएंगे। ये एक एडिशनल फिनोटाइप बढ़ जाएगा, तो जितने यहाँ पे एलील्स हैं, 3 एलील्स हैं ना, अब +1 कर दीजिए, +1, तो टोटल 4 फिनोटाइप आएंगे, 4 फिनोटाइप आएंगे, 4 फिनोटाइप्स आएंगे। ये चीज आपको समझ में आई सभी को? मैंने 4 फिनोटाइप कैसे लिखा? इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि आपको इन दोनों में आपस में एक इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन से एक नया फिनोटाइप आएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये रेड फिनोटाइप दे सकता है, ये व्हाइट, और दोनों लोग मिल करके एक पिंक दे दें, तो एक नया फिनोटाइप नहीं आ जाएगा? समझ सकते हो ना? अभी मैं बताऊंगा, अभी एक आगे एग्जाम्पल आएगा। चलो ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सभी लोग जानते हो और अच्छी तरीके से आप लोग समझते हो। इसके लिए ये एक करेक्टर है ना, दिस इज ए करेक्टर। कितने करेक्टर उसमें है? 1 करेक्टर, 1 करेक्टर, 1 करेक्टर। अब बताइए ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलील्स हैं? 3 एलील्स। सब लोग जानते हो 3 एलील्स हैं इसके लिए। कौन कौन है? एक एलील है IA, दूसरा एलील है IB, और तीसरा एलील है IO। अब कमेंट करके बताओ हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप्स। तो वो तो आसानी निकाल सकोगे, 6 जीनोटाइप आएंगे। वो पहले वाला कंसेप्ट रिपीट हो गया, 6 जीनोटाइप ही आएंगे। कितने बनेंगे फिनोटाइप? हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप्स? जल्दी बताओ कमेंट करके, हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप्स? जीनोटाइप तो 6 आ जाएंगे, 4। देखो अब 4 कैसे बना, देखो मैं बताना चाहूंगा। देखो इसमें अगर हम थोड़ा सा एक इंटरेक्शन की बात करें, तो जो IA जो एलील है वो डोमिनेंट है IO एलील पे, ठीक है। और IB जो एलील है वो डोमिनेंट है किस पे? IO पे।
लेकिन जब IA और IO की बात आती है, भाई भाई क्या हो सकता है, IA IO पे डोमिनेंट है, ये I मतलब एक एंजन है। जब हम IA और IB की बात करते हैं तो यहाँ पे डोमिनेंसी ना हो करके यहाँ पे एक इंटरेक्शन निकल के आता है, उसका नाम है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, इस कोडोमिनेंस के चलते इसका जो फिनोटाइप आ जाएगा वो आ जाएगा AB फिनोटाइप। AB फिनोटाइप इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो देखिए जरा, अगर कोई, अब हम बनाते हैं जीनोटाइप, देखो ध्यान से। तो जैसे एग्जांपल के रूप में ले लें, मान लीजिए कोई अगर जीनोटाइप ये है IA और दूसरा एक जीनोटाइप है IAIO, इसका जो फिनोटाइप होगा, इन दोनों जीनोटाइप का जो फिनोटाइप आएगा वो आएगा A फिनोटाइप, यही आएगा। अब ले ले, ये दूसरा हो गया, तीसरा ले लेते हैं IB और IBIO, इसका जो फिनोटाइप आएगा वो आएगा B फिनोटाइप। देखो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। देखो IB ये तो होम हो जाएगा, से B फिनोटाइप आएगा, ठीक है। और IB और IO क्या है, ये हेटेरो जाएगा, लेकिन IB डोमिनेंट ओवर IO, ये एंटीजन्स हैं वो आप, ठीक है। ये हो गया 4, ठीक है। अब 5 हो गया आपका एक IB। अब बताओ यहाँ पे कौन सा फिनोटाइप आना चाहिए, A आएगा या B आएगा? तो ना तो खाली केवल A आएगा, ना तो केवल B आएगा, यहाँ पे आएगा AB फिनोटाइप। कौन सा फिनोटाइप आएगा? AB फिनोटाइप आएगा। चलिए लास्ट कौन सा हुआ आपका? IO, यहाँ पे आ जाएगा O फिनोटाइप। तो एक A फिनोटाइप हो गया, B फिनोटाइप हो गया और AB फिनोटाइप हो गया, O फिनोटाइप। 4 फिनोटाइप हो गए। सभी लोगों ने बताया था 4 फिनोटाइप होंगे। चारों फिनोटाइप समझ में आ गया कैसे हुआ? ये भी समझ में आ गया कैसे 4 फिनोटाइप हुए? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर समझ गए बता सकते हैं, अगर ये कंडीशन इस तरीके से होती तो कितने फिनोटाइप होते? अगर ये कंडीशन मान लीजिए यहाँ पे कुछ कुछ एक कोडोमिनेंस का इंटरेक्शन होने के कारण यहाँ पे आया है 4 फिनोटाइप। अगर ये कंडीशन इस तरीके से होती, IA डोमिनेंट ओवर IB और IB डोमिनेंट ओवर IO, तो कितने फिनोटाइप होते जल्दी बताओ? हालांकि ऐसा है नहीं, नेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता, मैं आप बस ये जानना चाहता हूं कि आप समझे हैं या नहीं समझ गए हैं। तो कितने फिनोटाइप होते जल्दी बताओ? IA डोमिनेंट ओवर IB एंड IB डोमिनेंट ओवर IO, तो कितने फिनोटाइप होते? 3 फिनोटाइप होते ना, 3 फिनोटाइप होते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छिता, वैष्णवी, तो ये समझ में आ गया ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी नोन है कि यहाँ पे एक कोडोमिनेंस की कंडीशन के कारण एक एडिशनल फिनोटाइप आ जाता है AB। आप ये बात कह सकते हो ये AB फिनोटाइप के लिए कोई सेपरेट एलील नहीं है। मैं अगर समझने के लिए सोचूं कि A फिनोटाइप के लिए IA एलील है, B फिनोटाइप के लिए IB एलील है, O फिनोटाइप के लिए IO एलील है, AB फिनोटाइप के लिए कौन सा एलील है? ये एलील कोई अलग नहीं है इसका। AB फिनोटाइप इज ए एलेलिक इंटरेक्शन। तो एक काम और करिए आप लोग, ये एलेलिक इंटरेक्शन भी ये पॉइंट नोट कर लीजिए जहां पे मैं बता रहा था। एलेलिक इंटरेक्शन मतलब मल्टीपल एलील एक प्रकार का देखा जाए तो ये एक एलेलिक इंटरेक्शन के कैटेगरी में आता है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, दिस इज ए एलेलिक इंटरेक्शन। एलेलिक इंटरेक्शन, हालांकि आपको मैं इंटरेक्शन पढ़ाऊंगा, मैं जीन इंटरेक्शन पढ़ाऊंगा। आपका सिलेबस इतना अजीबोगरीब है जेनेटिक्स का, जीन इंटरेक्शन पढ़ाना है और मेंडल कहीं पे नाम नहीं लिखा है। मैं सही बोल रहा हूं ना? जीन इंटरेक्शन लिखा है
भाई जीन इंटरेक्शन को समझने के लिए क्या मेंडल को आप छोड़ सकते हो? मेंडल के कंसेप्ट को छोड़ सकते हो? बिना मेंडल के कंसेप्ट के आप जीन इंटरेक्शन समझ नहीं सकते हो। कहीं भी सिलेबस में ये नहीं लिखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, ये लिखा है जीन इंटरेक्शन समझा दीजिए, है ना ऐसा? तो वो हम पहले मेंडल के कंसेप्ट को समझेंगे तभी जीन इंटरेक्शन समझ पाएंगे। अब मुझे जरा ये बताओ, मल्टीपल एलील के बारे में आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर पाओगे? अगर क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग सभी लोग मल्टीपल एलील के बारे में समझ गए? जल्दी बताओ। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो अब हम आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये आपका मल्टीपल एलील के कुछ एग्जाम्पल भी हो गए, आपने समझ भी गए। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो जेनेटिक्स में आगे यूज होगी। हो सकता है आपका क्वेश्चन भी सेक्शन बी में आ जाए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये है कि ये जानना जरूरी है। मतलब जेनेटिक्स में आगे इन टर्मिनोलॉजी का काफी यूज है। तो पहला जो टर्म है वो मैं बता चुका हूं, जीन। जीन एक फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, जो जिसके पास एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है। हालांकि अगर हम मेंडल के पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें तो इसी जीन को मेंडल ने फैक्टर बोला था। फैक्टर, हालांकि फैक्टर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जीन समझिए। जीन एक जेनेटिक फैक्टर है, रीजन ऑफ डीएनए दैट हेल्प टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको एलील के बारे में बता चुका हूं। वन ऑफ द टू आर मोर, मतलब टू आर मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एलील के बारे में बता चुका हूं। एलील एक प्रकार से देखा जाए तो जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, जैसे मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूं जो पहली क्लास में नहीं थे। जैसे मान के चलते हैं प्लांट हाइट, मैं आपके सामने प्लांट हाइट की बात कर लेते, ठीक है? प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट को। प्लांट हाइट एक क्या है, सॉरी, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है? उस प्लांट हाइट में अगर हम बात करें तो ये टाल, टाल, और दूसरा एक प्लांट हो सकता है वो ड्वार्फ। बताओ ये क्या है? प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, तो टाल और ड्वार्फ क्या है? कमेंट जल्दी बताओ। प्लांट हाइट अगर कैरेक्टर है तो टाल और ड्वार्फ क्या हुए? एक बेसिक कंसेप्ट है लेकिन है, हाँ, एलिलिक फॉर्म। अलील, अलील तो ठीक है, लेकिन अभी अलील पे मत जाओ, लेकिन आप पहले तो उस पे देखो। ये हैं फिनोटाइप्स। क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप, दीज आर, देखो यहाँ लिखा भी तो गया है, दीज आर फिनोटाइप्स, ठीक है? दीज आर फिनोटाइप्स। तो आप जरा समझने की कोशिश करिए। फिनोटाइप वो होते हैं जो अपीयरेंस, मतलब दैट इज ए एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर। जैसे मैं आपसे बोलूंगा ह्यूमन हाइट, ह्यूमन हाइट एक कैरेक्टर है, 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ये फिनोटाइप्स हैं ना। ह्यूमन स्किन कलर ये कैरेक्टर है, निग्रो है, फेयर है, आपको या कोई भी और कलर है, तो ये सब क्या होंगे? फिनोटाइप्स, ठीक है? अब आगे की बात समझिए जरा। तो इस टाल के लिए हम लोग करते हैं, जनरली अज्यूम करते हैं एक कैपिटल टी होगा, और ड्वार्फ के लिए हम अज्यूम करते हैं स्मॉल टी होगा। आप लोगों को हम फर्स्ट सेमेस्टर में टेक्निक पढ़ाए थे, हम आप बार बार बोलते थे जेनेटिक्स में मिलेंगे, लेकिन हमको नहीं पता था ऐसे मिलेंगे, ठीक है? ये तो पता था मिलेंगे, लेकिन हमको नहीं पता था ऐसे मिलेंगे, ठीक है? तो बस वही है, कैसे भी उतना अच्छा तो नहीं होता है ऑनलाइन में जितना ऑफलाइन में होते। वो फिर आपकी जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स हो जाती है, लेकिन ये है कि अभी भी कुछ नहीं, जितने कोशिश कर सकते उतना हम लोग कर लेते हैं। तो जो कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब ये क्या है? एक प्रकार से अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए ना, जो किसी एक जीन, इनका एक जीन ही तो होगा ना, कोई जीन क्या है? वो फंक्शनल पार्ट है, लेकिन जीन में भी फर्दर वर्जन होते हैं। फर्दर मतलब एक जीन को भी हम क्या कर सकते हो? हम कैटेगराइज कर सकते हो। जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म देखे गए हैं,
उस लोकस में हो सकता है कि कैपिटल टी वाला एलील हो या फिर स्मॉल, इसको हम लोग डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील भी बोल सकते हो। ये हम इसको बोलते हो डोमिनेंट एलील, बताऊंगा मैं आपको डोमिनेंट डोमिनेंट एलील, दिस इज ए डोमिनेंट एलील और दिस इज ए रेसेसिव एलील। अब ये मत सोचिएगा कि हर जगह डोमिनेंट और रेसेसिव, कहीं कहीं पे ऐसा कंसेप्ट नहीं आता है। तो एलील के बारे में समझ गए, एलील एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। अब लोकस के बारे में बता चुका हूं मैं आपको पहले ही। लोकस क्या है? एक पोजीशन थी, आपको याद होगा पहली क्लास में मैंने कहा था कि जैसे ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में अब ये कोई पोजीशन है जहां पे कोई जीन प्रेजेंट है, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोल देते हो? लोकस बोल देते हो। ये बता चुके हैं। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ द एलील्स। देखे, जैसे मान के चलते हैं कि आपको बताया गया कि किसी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। अब इनका जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इनका जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन कैसा बन सकता है बेटा? एक बन सकता है कैपिटल टी, एक बन सकता है आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बन सकता है स्मॉल टी। इसको बोल सकते हो होमोजाइगस, इसको बोल सकते हो हेटेरोजाइगस, इसको बोल सकते हो होमोजाइगस। तो व्हाट इज द जीनोटाइप? जीनोटाइप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एलील, इज ए सेट ऑफ द एलील्स इज नोन एज जीनोटाइप्स। हेटेरोजाइगोट क्या होते हैं? हेटेरोजाइगोट होते हैं दोज इंडिविजुअल कैरी ए डिफरेंट एलील्स एट द लोकस। जैसे मान चलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर किसी लोकस पे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये बोला जाएगा हेटेरोजाइगस, या कैपिटल ए स्मॉल ए। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, अगर किसी लोकस में दो डिफरेंट एलील्स होंगे तो हेटेरोजाइगस होगा, और अगर सेम एलील होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम एलील होगा, तो क्या होगा? होमोजाइगस। इफ इंडिविजुअल कैरी ए टू ऑफ द सेम एलील, दिस इज ए होमोजाइगस। फिनोटाइप के बारे में बता चुका हूं। करेक्टर क्या है? एक एट्रीब्यूट्स है। अब ये बताइए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी को समझ में आ गए? पहले ये बताइए, जितने भी पॉइंट्स थे ये सभी को समझ में आ गए? किसी के बारे में जो आपको डाउट लग रहा हो तो बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। वैष्णवी शुक्ला, ओके। प्रफुल्ल कुमार, ओके ओके। चलिए चलिए चलिए, तो अब क्या करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोगों का जो ये एक स्टडी करने का जेनेटिक्स का जो एक डायरेक्शन मिल गया है कि हमको अब किस तरीके से चलना है। अब एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ आपका। अब हम आते हैं सबसे पहले, जो आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन ये है कि हम शुरुआत कर देते हैं। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स हम पहले पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स में, उसके बाद हम इंट्रैक्शन की बात करेंगे। तो शुरुआत ये होती है कि अगर हम मेंडल के साथ जाएं तो मेंडल ने किस एक्सपेरिमेंटल प्लांट को लिया था? वो लिया था पाइजम सेटाइबम, यही तो लिया था भाई। अगर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो पहले मेंडल के कौन से प्लांट लिया था, कौन से कैरेक्टर लिया था, किस कुछ कैरेक्टर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। तो ये क्या थे? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस प्लांट्स। इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मेंडल के कंसेप्ट को अप्लाई करना है तो प्लांट कैसा होना चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो मेंडल के कंसेप्ट अप्लाइड नहीं होंगे। चलिए अच्छी बात है। दूसरा क्या था? वो प्लांट था, कैसा था? मोनोसियस। मोनोसियस मतलब होता है कि आपको, अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स है उसमें मेल और फीमेल बोथ कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में। जब मोनोसियस कोई फ्लावर होता है तभी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन एबिलिटी मिलती है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जानते हो ना, ये कुछ फीचर्स हैं। अब मेंडल के हिसाब से अगर हम कंसेप्ट देखें तो मेंडल ने किया था कि मेंडल ने मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, मेंडल के जो कंसेप्ट थे वो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस,
मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है वन जीन वन कैरेक्टर, वन जीन वन कैरेक्टर। मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर लिए थे। कैसे कैरेक्टर थे? क्वालिटेटिव। और जो पी प्लांट्स था उसमें क्रोमोसोम की बात करें तो वहां पे 2n = 17, 2n = 14, 7 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो देखिए जरा, ये एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सीड कलर, पहला। दूसरा कैरेक्टर है सीड शेप, तीसरा कैरेक्टर है सीड कोट, चौथा कैरेक्टर हो गया फ्लावर पोजीशन, पांचवा हो गया स्टेम लेंथ, पॉड कलर, पॉड शेप। ठीक है, ये कैरेक्टर हैं जो मेंडल ने कंसीडर किए थे। अब हर कैरेक्टर में आप देखिए एक डोमिनेंट है, एक रेसिड्यू है। तो दिस इज ए डोमिनेंट, दिस इज ए रेसिड्यू। येलो डोमिनेंट, ग्रीन रेसिड्यू। राउंड डोमिनेंट, राउंड डोमिनेंट, रिंकल रेसिड्यू। यहाँ पे ग्रे डोमिनेंट, व्हाइट रेसिड्यू। यहाँ पे जो एक्सियल डोमिनेंट होगा और टर्मिनल रेसिड्यू होगा। ये प्लांट हाइट में टॉल डोमिनेंट होगा और शॉर्ट कैसा होगा? रेसिड्यू होगा। इनफ्लेटेड डोमिनेंट होगा, ये कैसा होगा? रेसिड्यू होगा। यहाँ पे येलो, यहाँ पे ग्रीन डोमिनेंट है, पॉड कलर में उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ग्रीन डोमिनेंट है और येलो कैसा है? रेसिड्यू है। ये 7 कैरेक्टर हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब ये बताइए, कोई किसी को डाउट हो बताओ, जिससे हम, अगर कोई डाउट डिस्कशन करना हो कमेंट बताइए, जिससे हम दूसरी मीटिंग में मिलें, क्योंकि इस मीटिंग का समय अभी कुछ समय में आपको समाप्त हो जाएगा। अटेंडेंस ले लीजिए आप लोग। अभी मैं इसी मीटिंग को दोबारा जनरेट कर दूंगा उसी लिंक पे, ठीक है? अभी हम दोबारा मिल जाएंगे। सर ले लिया है अटेंडेंस, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक। तो